प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुशील जैन, सह आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांभरलेक, बीकॉम सेकेंड ईयर में जो असेसमेंट है इनकम टैक्स में, वो 3 आपके कोर्स में है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और असेसमेंट ऑफ फर्म। तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल और असेसमेंट ऑफ एचयूएफ ये अपन देख चुके हैं। अब ये जो अंतिम चैप्टर है असेसमेंट ऑफ फर्म, इसमें क्या प्रावधान है। सबसे पहली बात तो ये है कि आयकर अधिनियम के अनुसार साझेदारी फर्म की कोई अलग से परिभाषा नहीं दी गई है। साझेदारी फर्म क्या होगी, यह भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, अगर उसको अपन देखें तो उस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के आपसी संबंध को कहते हैं जो ऐसे व्यापार के लाभों में हिस्सा लेने के लिए आपस में समझौता करते हैं, जो सभी के द्वारा या सभी की ओर से उसमें किसी के द्वारा चलाया जाता है। अगर इस परिभाषा को अपन ध्यान से देखें तो इस परिभाषा के अनुसार साझेदारी फर्म की जो विशेषताएं हैं वो प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है कि प्रत्येक फर्म में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। साझेदारी फर्म की एक बेसिक शर्त है कि साझेदारी फर्म में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, जैसे अवैक्स भी लाभ प्राप्ति के लिए किसी फर्म में साझेदार हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के व्यक्तियों में कंपनी भी हो सकती है। हिंदू अवैध परिवार भी एक साझेदारी फर्म में साझेदार हो सकता है। साझेदारी संस्था का गठन पति पत्नी और हिंदू अवैध परिवार और उनके किसी सदस्य द्वारा भी किया जा सकता है। इसमें कोई बाउंडनेस नहीं है, कोई भी 2 व्यक्ति मिलकर साझेदारी फर्म का गठन कर सकते हैं। अधिकतम साझेदार कितने हो सकते हैं? आयकर अधिनियम में इसका कोई भी अलग से कोई प्रावधान नहीं दिया गया है कि इसमें अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं, लेकिन जो कंपनी अधिनियम है उसमें एक साझेदारी फर्म में 100 साझेदार अधिकतम हो सकते हैं। और अपन इसी सीमा को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम में भी जो है कर निर्धारण करेंगे। फर्म की स्थापना लाभ कमाने के लिए हो। फर्म की जो परिभाषा है उसमें यह साफ है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से फर्म की स्थापना होनी चाहिए, तब वो साझेदारी फर्म जिसका कर निर्धारण अपन करने जा रहे हैं। व्यवसाय किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा चलाया जाता है। फर्म की परिभाषा से स्पष्ट है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी साझेदार सक्रिय रूप से व्यवसाय में संलग्न हों। इस प्रकार से कुछ साझेदार सक्रिय साझेदार हो सकते हैं और कुछ अन्य साझेदार निष्क्रिय साझेदार हो सकते हैं। फर्म के रूप में कर निर्धारण की आवश्यक शर्तें अब आज अपन देखेंगे कि एसेंशियल कंडीशंस फॉर असेसमेंट एज ए फर्म। साझेदारी अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि साझेदार के मध्य लिखित अनुबंध हो, यानी पार्टनरशिप डीड हो, मध्य और उनके मध्य लाभ विभाजन का अनुपात पहले से तय हो। क्योंकि साझेदार अधिनियम में अगर पहले से लाभ विभाजन का आधार नहीं दिया गया है तो समान आधार पर, यानी सभी साझेदारों में बराबर अनुपात में फर्म के लाभों को बांटा जाता है। परंतु आयकर अधिनियम की धारा 184 के अनुसार किसी फर्म का कर निर्धारण फर्म के रूप में तभी हो सकता है जब साझेदारी संस्था का एक लिखित साझेदारी संलेख हो और उसमें प्रत्येक साझेदार का लाभ में हिस्सा स्पष्ट रूप से वर्णित हो। अन्यथा फर्म की व्यक्तियों का समुदाय मानते हुए कर निर्धारण किया जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक कंडीशन है कि इसमें फर्म का एक लिखित अनुबंध होना आवश्यक है। अतः आयकर अधिनियम के अनुसार फर्म को फर्म तभी माना जाएगा
जब कुछ शर्तें पूरी होती हो। पहली शर्त क्या है? साझेदारी संस्था का गठन किसी प्रलेख द्वारा यानी स्टाम्प पेपर पर लिखित संलेख द्वारा, जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसमें होना चाहिए। फर्म का गठन लिखित साझेदारी संलेख द्वारा हो जिस पर गवाहों के हस्ताक्षर भी होते हैं। कुछ दशाओं में संलेख न होने पर दो या अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसी किसी भी प्रलेख या पत्र व्यवहार को साझेदारी संलेख के रूप में माना जा सकता है। दूसरा, प्रत्येक साझेदार का लाभ में हिस्सा स्पष्ट रूप से वर्णित हो। साझेदारी संलेख जो बनाया जाएगा उसमें हर साझेदार का कितना हिस्सा है लाभों में, वो निश्चित रूप से पहले से निर्धारित होगा, क्योंकि आयकर अधिनियम में आय की गणना उसी आधार पर की जाएगी। साझेदारी संलेख पर प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर होने चाहिए, ताकि वो एक वैधानिक, एक कानूनी संलेख है तो उस पर साझेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए और गवाहों के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। लिखित प्रलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए। साझेदारी संलेख पर प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर होने चाहिए। जिस पर कर निर्धारण वर्ष में पहली बार फर्म का कर निर्धारण हो, उस वर्ष में फर्म के साझेदारी संलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि आयकर रिटर्न के साथ लगानी जरूरी है। परिवर्तन पुरानी तिथि से प्रभावी नहीं होंगे। एक बार फर्म के रूप में कर निर्धारण होने के बाद फर्म पर उसी रूप में कर निर्धारण होता रहेगा जैसा कि संलेख में वर्णित है। यदि भविष्य में फर्म के साझेदारी संलेख में कोई परिवर्तन हो तो ऐसे संशोधित साझेदारी संलेख की प्रमाणित प्रति आयकर प्रतिवेदन के साथ संलग्न करनी पड़ेगी। फर्म का सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण नहीं हो सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 144 में यह वर्णन किया गया है कि यदि कोई करदाता अपनी आय का प्रतिवेदन निर्धारित समय तक प्रस्तुत नहीं करता है एवं आयकर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142-143 की नोटिस की अनुपालन नहीं करता है, तो आयकर निर्धारण अधिकारी एक पक्षीय रूप से धारा 144 में आय का सर्वोत्तम अनुमान लगाकर कर निर्धारण कर सकता है। यदि कोई फर्म इन प्रावधानों की अनुपालना नहीं करता है तो उसका सर्वोत्तम कर निर्धारण किया जाता है, तो उस दशा में फर्म के कर निर्धारण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे और फर्म पर व्यक्तियों का समुदाय की तरह कर लगाया जाएगा।